इस वीडियो में हम आज एक फिल्म मैड की कहानी समझाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के रोमन से, जो ड्रग्स खरीदने के लिए एक ड्रग डीलर के पास जाता है। दरअसल आज उसका जन्मदिन है और उसने अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया है। ड्रग्स लेने के बाद रोमन अपने पापा की लग्जरी कार में आकर बैठ जाता है। वह कार चलाते हुए सिगरेट पी रहा था और फिर सिगरेट कार के अंदर ही फेंक दी। तभी उसे एहसास हुआ, ओह नहीं, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, सिगरेट कार के अंदर फेंक दी। वह जल्दी से कार से बाहर निकला और सिगरेट बाहर फेंकने लगा। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई और उसकी कार से टकरा गई। लड़की के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, जो डरकर तुरंत आकर रोमन की कार में बैठ गई। लड़की बहुत अजीब लग रही थी, उसके कपड़े गंदे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं से भाग कर आई हो। वह बहुत डरी हुई थी और अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। रोमन ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाई और बस रोती रही। जब रोमन ने लड़की की मदद के लिए इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना शुरू किया तो उसने देखा कि लड़की और भी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए उसने फोन काट दिया। फिर उसने खुद तय किया कि वह लड़की को छोड़ देगा, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि कहाँ छोड़ना है। लड़की कुछ नहीं बोल रही थी, बस रो रही थी। फिर रोमन कार के साथ चल पड़ा। वह कभी कभी लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ समय बाद लड़की एक रिकॉर्डर निकालती है जिसमें कुछ कमांडो कह रहे थे कि जिस लड़की पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसका नाम C39 रखा गया था, वह भाग गई है। उसकी उम्र 25 साल है। अब लड़की उसे समझाने की कोशिश करती है कि वे उसी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वो सच में एक प्रयोग का हिस्सा थी। लेकिन स्पष्ट रूप से रोमेन को कुछ समझ में नहीं आता और अब अचानक लड़की पागल जैसे काम करने लगती है। वो कार में अपने सर को अजीब तरीके से मारने लगती है। उसके पास एक चाकू भी था जिसे वो अपने आप को चोट पहुंचाने लगती है। हालांकि रोमेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। दरअसल वह उस पर गिर जाती है और अपना खून रोमेन पर गिरा देती है। फिर वह सीट पर गिरकर बेहोश हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। रोमेन बिल्कुल डर गया था, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे जन्मदिन पर यह क्या हो रहा है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन साफ है कि कोई फायदा नहीं हुआ। अब किसी तरह वह कार को दूसरों की नजरों से बचाते हुए अपने गैराज में ले आता है। फिर से वह लड़की को चेक करता है, लेकिन वह नहीं उठती। रोमेन की बेचैनी हालत को और भी खराब कर देती है, क्योंकि पहले तो वह खुद खून का आदी था और अब उसकी कार में एक लाश पड़ी है जो बहुत खतरनाक है। उसे पार्टी में जाना था, लेकिन अब उसके साथ क्या हो गया? खैर, अब खुद को संभालते हुए वह सबसे पहले नहाने चला जाता है। नहाने के बाद वह खुद को कोसता रहता है, सोचता है कि काश मैंने कार नहीं रोकी होती तो आज मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता। तभी उसके पापा का फोन आता है, जो उससे पूछते हैं कि कार और बाकी सब कुछ ठीक है, ताकि हम समझ सकें कि उसके पापा कार से कितनी मोहब्बत करते थे। और इसीलिए जब रोमन ने कार में सिगरेट फेंकी तो उन्होंने तुरंत कार रोक दी और उनके साथ ये सब हो गया। अब यहाँ वह अपने पापा को दिखाता है कि कार बिल्कुल ठीक है और फोन रख देता है। वह कार की जांच करने लगा, लेकिन लड़की वहां से गायब थी, जिसका मतलब था कि वह मरी नहीं थी। वह उस समय चोट लगने के कारण बेहोश हो गई थी। और ये बात काफी चौंका देने वाली थी कि इतना जख्मी होने के बाद भी वो जिंदा कैसे थी और उसमें इतनी ताकत कैसे बाकी रही कि वो उठकर भाग भी गई, और इसका उत्तर हम बाद में खोजेंगे। यह सोचकर रोमेन ने लड़की की तलाश शुरू की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब रोमेन ने दरवाजा खोला तो उसकी दोस्त ऐना वहां थी। चूंकि यह रोमेन का जन्मदिन था, इसलिए ऐना उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसके साथ समय बिताना चाहती थी। हालांकि चिंतित महसूस करते हुए रोमेन ने ऐना से इंतजार करने के लिए कहा और लड़की की तलाश जारी रखी। इस बीच अन्ना सिगरेट पीने के लिए बाहर चली गई। यह सोचकर कि वह परेशान हो सकती है, रोमेन ने उसे वापस बुलाया। फिर ऐना ने समझाया, मैं तुम्हें पार्टी के लिए लेने आई हूँ। लेकिन रोमेन का व्यवहार उसके प्रति असामान्य था, जिससे उसे संदेह हुआ। वह सवाल करने लगी कि वह इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है। रोमेन ने अधिक ध्यान से बचने की कोशिश करते हुए उसे जाने के लिए मना लिया और उसे भेज दिया। इसके तुरंत बाद रोमेन के अन्य दोस्त उसे लेने पहुंचे। उसने उनसे कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह बाद में आएगा। फिर वह लड़की के लिए CCTV कैमरे की जांच करने के लिए अंदर गया। हालांकि वह लड़की को वहां भी नहीं पा सका। निराश होकर वह बाहर निकला और देखा कि उसके दोस्त वहां नहीं थे, अभी तक नहीं गया। उनके साथ जाने का फैसला करते हुए रोमेन उनके साथ हो लिया। ड्राइव के दौरान और पार्टी में पहुंचने के बाद भी उसका व्यवहार अजीब रहा और वह अभी भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। रोमेन के दिमाग में बस वही लड़की छाई हुई थी। ऐना भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। जब उसके अन्य दोस्तों ने रोमेन के बारे में पूछा तो वह जवाब देने से बच गया और एक कमरे में चला गया। इसी बीच ऐना अपनी एक सहेली के साथ बाथरूम की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद जब ऐना चली गई तो रोमेन ने अपने दोस्त से संपर्क किया और खुलासा किया कि वह ऐना को धोखा दे रहा है। ऐना की सहेली ने रोमेन की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी, जिससे वह घबरा गई। उसने रोमेन को इस बारे में बताया और रोमेन तुरंत अपनी आंखों को देखने के लिए शीशे के सामने चला गया। अचानक
वह पागलों की तरह अपनी गर्दन को बेतरतीब ढंग से हिलाने लगा। तभी रोमेन को उसके पिता का फ़ोन आता है, जो उसे सूचित करते हैं कि कुछ देर पहले घर का अलार्म बज गया था और उन्होंने कैमरे के फुटेज में किसी को घूमते हुए देखा है। चूंकि उसके पिता घर पर नहीं है, इसलिए वह रोमेन से जल्दी जाकर जांच करने के लिए कहता है कि क्या हो रहा है। रोमेन घर की ओर जाने लगता है और इस दौरान हमें उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती है, जो यह संकेत देती है कि उसके साथ कुछ असामान्य हुआ है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसके दो दोस्त उससे पार्टी में शामिल होने और उनके साथ डांस करने का आग्रह करते हैं। इससे रोमेन इतना चिढ़ जाता है कि वह नियंत्रण खो देता है और अपने एक दोस्त को बुरी तरह पीट देता है। लड़ाई तभी रुकती है जब एना का दोस्त बीच में आता है। रोमेन उसे भी मार देता है और फिर साइकिल लेकर घर लौटता है। जब वह अलार्म बंद करता है तो उसके पिता का फ़ोन आता है। वह पूछते हैं कि क्या कोई चोर घर में घुसा था और क्या कुछ चोरी हुआ है। रोमेन जवाब देता है कि नहीं, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। लेकिन उसके पिता अजीब ढंग से हंसने लगते हैं, जिससे यह साफ होता है कि उनके साथ भी कुछ अजीब हुआ है। इसके बाद रोमेन फ़ोन बंद कर अंदर आता है, जहां उसे वही रिकॉर्डर मिलता है जो उस लड़की के पास था, जिस पर लैब में प्रयोग किया जा रहा था, और उस रिकॉर्डर में अब भी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। रोमेन ने घर के चारों ओर खून के धब्बे बिखरे हुए देखे। रास्ते का अनुसरण करते हुए वह बार टॉप पर पहुंचता है, जहां वह देखता है कि लड़की अभी भी चाकू से खुद को नुकसान पहुंचा रही है। तुरंत कार्रवाई करते हुए रोमेन उससे चाकू छीन लेता है और उसे एक तरफ फेंक देता है, लेकिन डर एक बार फिर उसे पकड़ लेता है। अचानक लड़की अपने अंदर से एक अजीब अगरीब डिवाइस निकालती है, जिससे रोमेन पूरी तरह से चौंक जाता है। सब कुछ गलत लगता है और घबराहट में वह भागने लगता है। तभी उसे खिड़की के बाहर कमांडो दिखाई देते हैं, जिन्होंने लड़की पर प्रयोग किया था। उन्होंने उसका पता लगा लिया है और अब उसे ले जा रहे हैं। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि घर के अंदर कोई और है। जैसे ही रोमेन को पता चलता है कि वे उसके बारे में जानते हैं, वह भागने लगता है। उसका व्यवहार अनियमित हो जाता है। वह जोर जोर से हंसने लगता है, सड़क पर बैठ जाता है, खुद को काट लेता है, जमीन चाट लेता है और गलत दिशा में चलने लगता है। इस विचित्र व्यवहार को देखकर कमांडो उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। इस बीच एना रोमेन को कॉल करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अनजाने में वह कमांडो से बात करने लगती है। यह मानते हुए कि वह अभी भी रोमेन से बात कर रही है, एना कहती है, जिस लड़के को तुमने मारा है उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई है। आप उसे इतनी ज़ोर से कैसे मार सकते हैं? कमांडो अब एना से पूछते हैं कि वह कहाँ जा रही है। वह जवाब देती है और टैक्सी में बैठ जाती है, लेकिन उसका व्यवहार अजीब होने लगता है। वह कांपने लगती है। रोमेन की तरह ही उसकी गर्दन पर भी चोट लग गई, जिससे पता चलता है कि उसकी हालत भी बिगड़ रही है। फिर एना को अपने दोस्त का फ़ोन आता है। वह अपनी दोस्त को बताती है कि उसके साथ भी कुछ गड़बड़ है, उसके साथ अजीब और गरीब चीज़ें हो रही हैं। अचानक वह फूट फूट कर रोने लगती है और कॉल काट देता है। इस बीच वे देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ये कमांडो हैं। टैक्सी ड्राइवर उनसे भिड़ने के लिए आगे आता है, पूछता है कि वे क्यों पीछा कर रहे हैं, लेकिन वे उस पर हमला कर देते हैं। भयभीत होकर अन्ना टैक्सी को अपने नियंत्रण में ले लेता है और गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। एक निश्चित स्थान पर पहुंचने के बाद वह टैक्सी रोकती है और असामान्य तरीके से सड़क पर चलना शुरू कर देती है, जबकि कमांडो उसका पीछा करना जारी रखते हैं। जब एना भागने लगती है तो कमांडो गोली चलाते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वह नहीं रुकती और भागती रहती है। अंततः वह लोगों के साथ एक स्थान पर पहुंचती है और मदद की गुहार लगाती है तथा पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। वह बाथरूम में जाती है और शीशे में खुद को अजीब भाव से देखती है। अचानक वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसे अन्ना के दोस्त का फ़ोन आता है और उससे स्टेशन पर मिलने का आग्रह करता है। वह उसे बताता है कि उसके पास एक बाइक है और वे एक साथ भाग सकते हैं। इस बीच कमांडो क्लब में पहुंचते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे दहशत फैल जाती है। भयभीत होकर वह खिड़की से बाहर छलांग लगाती है और अपने दोस्त के निर्देशानुसार स्टेशन की ओर जाती है। रास्ते में उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वह गलत हरकतें करने लगती है। रास्ते में वह अजीब व्यवहार करती है और भागने के लिए एक लड़के की साइकिल ले लेती है। जब लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे लिए, मुझे ऐसा व्यवहार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहर में अराजकता है, हर जगह ऐसी ही अजीब और गरीब घटनाएं हो रही हैं। आखिरकार अन्ना अपने दोस्त के पास पहुंचती है। उसकी हालत के बारे में चिंतित होकर वह उसे बाइक पर चढ़ाने में मदद करती है। हालांकि उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है फिर से,
जिससे उसकी सहेली घबरा जाती है और फिर वह उसे पीछे छोड़ने का निर्णय ले लेती है। उसने देखा कि ऐना एक जानवर की तरह बिहेव कर रही थी, इसलिए वो उससे दूर भाग गई। लेकिन तब उसकी दोस्त को अपनी माँ का फ़ोन आता है, जो कह रही थी कि शहर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है और उसका व्हीलचेयर एक जगह फंस गया है। ये सुनकर वो जल्दी से अपनी माँ को बचाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन हम देखते हैं कि अन्ना लगातार उसका पीछा कर रही थी। वो इतनी तेज़ी से दौड़ रही थी जैसे कोई बीके हो, मतलब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, जो सबको हैरान कर गए। ऐना की दोस्त उसकी बिल्डिंग में पहुंचती है और लिफ्ट लेकर उसके अपार्टमेंट तक जाती है। हालांकि बीच रास्ते में लिफ्ट अचानक रुक जाती है, जिससे वह घबरा जाती है। बाहर उसे इमारत में अजीब सी आवाज़ें और हंगामा सुनाई देता है। अफरा तफरी के बीच उसे एक कमांडो की आवाज़ भी सुनाई देती है, जो समझाता है कि पूरे शहर में वायरस का संक्रमण फैल गया है और जो भी इससे अप्रभावित है उसे अभी भी बचाया जा सकता है। अचानक लिफ्ट फिर से काम करना शुरू कर देती है और वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। अंदर घुसते ही वह चौंक जाती है। वह एक अराजक दृश्य देखता है और घबराकर भाग जाता है। जी हाँ, तभी उसके सामने एक नकाबपोश कमांडो आ गया। कमांडो ने यह देखने के लिए अन्ना की दोस्त की जांच की कि क्या वह प्रभावित है, लेकिन वह इस समय ठीक लग रही थी। फिर कमांडो ने नकाब हटा दिया, जिससे पता चला कि वह एक महिला थी। उसने अन्ना की सहेली को वहीं रुकने का निर्देश दिया और अन्ना से भिड़ने चली गई। हालांकि मुठभेड़ के दौरान चीज़ों में भारी बदलाव आया, जिससे दोनों पक्ष गंभीर स्थिति से प्रभावित हुए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा के संपर्क में आता है तो वायरस उन्हें भी संक्रमित कर सकता है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वायरस कितना खतरनाक और तेजी से फैलने वाला है। एक बार इसके संपर्क में आने के बाद संक्रमित व्यक्ति बेहद खतरनाक हो जाता है। कमांडो ने ऐना के दोस्त को समझाया कि संक्रमित व्यक्तियों के सीधे संपर्क से बचने से संचरण को रोका जा सकता है। हालांकि हम जानते हैं कि वह पहले भी रोमेन के पास जा चुकी थी और ऐना का खून उसे छू चुका था, जिसका मतलब है कि वह भी संक्रमित हो सकती है। इसके बावजूद उसने कमांडो को यह नहीं बताया, क्योंकि वह खुद भी स्थिति को पूरी तरह से समझने के लिए संघर्ष कर रही थी। कमांडो उसे एक अंधेरी जगह में रहने की सलाह देता है, यह समझाते हुए कि संक्रमित व्यक्ति प्रकाश की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। वह उसे एक बंदूक देती है और उसे भागने का आग्रह करती है, चेतावनी देती है कि वह जल्द ही संक्रमित हो सकती है और खतरा पैदा कर सकती है। इससे पता चलता है कि कमांडो वायरस को फैलने और शहर में बड़े पैमाने पर विनाश होने से रोकने की कोशिश क्यों कर रहे थे। हम पहले से ही जानते हैं कि ऐसा हुआ है और अब अन्ना की दोस्त में भी इसके लक्षण दिखने लगे हैं। उसका व्यवहार बहुत बदल गया है। वह पागलों की तरह बेकाबू होकर हंसने लगी। इस बीच पूरा शहर अराजकता और विनाश में डूब रहा था। यह स्पष्ट हो जाता है कि पहली लड़की, जिसे प्रयोग विषय C39 के रूप में नामित किया गया था, वह वायरस की उत्पत्ति थी जो पूरे शहर में फैल गई। उसने शुरू में रोमन को अपना खून देकर संक्रमित किया और उसने बदले में इसे अन्ना के दोस्तों सहित अन्य लोगों को दिया। वहां से वायरस फैलता रहा, अंततः पूरी आबादी को प्रभावित किया। कमांडो सरकारी आदेशों के तहत इस प्रयोग को अंजाम दे रहे थे, जिसका उद्देश्य सुपरफास्ट और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मानव सैनिक बनाना था। प्रयोग इस तरह से किया गया था कि उसके खून का इस्तेमाल करके दूसरे लोग उसकी तरह अलौकिक गति और शक्ति प्राप्त कर सकें। हालांकि इन लाभों के साथ साथ एक गंभीर खतरा भी था। लोग शक्तिशाली तो बन गए, लेकिन एक प्रतिकूल प्रभाव ने उन्हें राक्षसी बना दिया। वे खुद को नुकसान पहुंचाने लगे और दूसरों पर हमला करने लगे, काटने लगे और मांस खाने लगे। जैसे जैसे यह संक्रमण बेकाबू होकर फैलने लगा, यह स्पष्ट हो गया कि इसे रोकना लगभग असंभव चुनौती होगी। फिर भी एक संभावना है कि कमांडो वायरस को रोकने और संक्रमण को खत्म करने